जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। एक एआई एलन मस्क का आया है, उसने भारत में तहलका मचा दिया है। जो काम मीडिया के लोगों ने पिछले 10 सालों में नहीं कर पाए, इस एआई ने चुटकी में सबकी पोल खोल कर रख दी। चाहे नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक चेहरे की बात हो या बीजेपी के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ की बात हो, गाली देने पर यह एआई गाली से ही जवाब दे रहा है। एक तरह से भक्तों को यह अच्छी तरह समझा दे रहा है। कई सारी बातें एक जगह संकलित कर सटीकता से जवाब दे रही है। इसके रिसर्च को यदि माने तो आने वाले समय में कोई दो राय नहीं कि यह इंसानों की जगह ले लेगा। इस एआई का नाम है ग्रोक। जब सब कोई ग्रोक ग्रोक करने में लगा है तो मैंने सोचा कि आदिवासियों के लिए भी कुछ पूछ लिया जाए। तो झारखंड में जो पेशा कानून पर खींचातानी हो रही है उस पर जानकारी लेने का प्रयास किया, तो देखिए क्या जवाब मिला, आप भी जानिए। जानकर अच्छा लगा कि मशीन भी अब आदिवासियों की बात समझने लगी है, लेकिन सरकार कब समझती है यह एक रहस्य बना हुआ है। सबसे पहले मैंने पेशा कानून के लाभ की जानकारी मांगी तो जवाब इस तरह से आया। पेशा कानून, इंग्लिश में पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, भारत के अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि शेड्यूल एरियाज में रहने वाले आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनके स्वशासन की क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसके लागू होने से कई महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं जो निम्नलिखित है। ठीक है, पहला दे रहा है कि ग्राम सभाओं को स्वायत्तता मिलता है। पेशा कानून ग्राम सभाओं को सक्षम प्राधिकरण यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का दर्जा देता है, जिससे गांव के लोग अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। यह पारंपरिक शासन व्यवस्था को मजबूत करता है, जैसे कि आदिवासी समुदायों की परंपरागत पंचायतें या माझी परगना व्यवस्था इत्यादि। अपनी भाषा में जैसे हम लोग बोलते हैं कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था तो नहीं बताया, लेकिन पारंपरिक शासन व्यवस्था बताया। दूसरा लाभ बता रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। ग्राम सभाओं को जल, जंगल और जमीन तथा लघु खनिजों जैसे बालू, पत्थर का अधिकार इससे मिलता है। इससे बाहरी कंपनियों या सरकार द्वारा संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को रोका जा सकता है और स्थानीय लोगों को इन संसाधनों से होने वाले लाभ का हक मिलता है। तीसरा, ग्रोक ने बताया कि विकास परियोजनाओं में सहमति। उसमें विस्तार से बता रहा है कि पेशा के तहत किसी भी विकास परियोजना जैसे खनन, बांध या औद्योगिक इकाई के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। सोच कर देखिए, मशीन की समझ भी वही है जो आदिवासियों की समझ है। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि पेशा यह सुनिश्चित करता है कि आदिवासियों की जमीन और आजीविका पर बिना उनकी मर्जी के अतिक्रमण ना हो। क्या सरकार आपकी मर्जी देख पा रही है? चौथा लाभ, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा। यह कानून आदिवासी समुदायों की परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली को संरक्षित करने में मदद करता है। ग्राम सभाओं को पारंपरिक विवाद समाधान और सामुदायिक प्रबंध का अधिकार मिलता है, जो उनकी सांस्कृतिक स्वतंत्रता को बनाए रखता है। मतलब विवाद निपटान के रूढ़िक ढंग का अधिकार नहीं मिलने से आदिवासियों को एक तरह से सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। ये ग्रोक का कहने का मतलब है। पांचवा पॉइंट है लाभ का, आर्थिक सशक्तिकरण। लघु वन उत्पादों जैसे तेंदुपत्ती, महुआ, बांस, इन पर ग्राम सभाओं का स्वामित्व और प्रबंधन का अधिकार मिलता है, जिससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ती है। यह मध्यस्थों और ठेकेदारों के शोषण को कम करता है, मतलब पैसा उधारी का धंधा करने वालों के शोषण को खत्म करता है। छठवां लाभ बता रहा है कि शराब और साहूकारी पर नियंत्रण करता है। ग्राम सभाओं को शराब की बिक्री और उत्पादन को नियंत्रित करने का अधिकार है, जिससे शराबखोरी जैसे सामाजिक बुराइयों पर रोक लग सकती है। लेकिन आजकल आप देखेंगे तो गांव इलाकों में शराब की खपत और ड्रग्स की खपत बढ़ी है, यानी ग्राम सभा अपने अधिकारों का पालन नहीं कर पा रही है। यह जो ग्राम सभा कानून है, यह सूदखोरी यानी कि महाजनी प्रथा के खिलाफ भी कार्रवाई करने की शक्ति इसमें मिलती है, जो आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी समस्या है। सातवां लाभ का पॉइंट बता रहा है कि भूमि अधिग्रहण पर रोक। पेशा कानून के तहत ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता।
यह आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि से बेदखली से बचाता है। 8वां पॉइंट बता रहा है कि स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा। यह पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों की ज़रूरतों के अनुरूप ढालता है, जिससे केंद्रीकृत शासन की जगह स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया मजबूत होती है। मतलब शासन का विकेंद्रीकरण से आदिवासियों को लाभ की बात कर रही है। फिर आगे कहता है कि ग्राम सभाओं को बजट और योजनाओं के कार्यान्वयन में भागीदारी का अधिकार मिलता है, लेकिन आज तो जो पैसा आता है उसका मारामारी वाली स्थिति है। 9वां पॉइंट बताता है कि संविधान की भावना का सम्मान इसमें मिलता है। पेशा कानून संविधान की 5वीं अनुसूची को प्रभावी बनाता है, जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों की गारंटी देती है। यह लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाता है। झारखंड के संदर्भ में लाभ इसमें कह रहा है कि झारखंड जैसे राज्य में जहां खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में है और आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा है, पेशा कानून लागू होने से खनन कंपनियों द्वारा विस्थापन और पर्यावरणीय क्षति को नियंत्रित किया जा सकता है। कोल्हान, संथाल परगना जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक शासन को पुनर्जीवन मिल सकता है। गरीबी और शोषण में कमी आ सकती है, क्योंकि स्थानीय लोग अपने संसाधनों के मालिक बनेंगे। इसका निष्कर्ष ये कहता है कि पेशा कानून आदिवासी समुदायों को न केवल आत्मनिर्भरता और सम्मान देता है, बल्कि उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का एक प्रभावी तरीका भी प्रदान करता है। हालांकि इसके लाभ तभी संभव हैं जब इसे पूरी ईमानदारी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। झारखंड में इसके लागू न होने से ये संभावनाएं अभी अधूरी है। तब मैंने ग्रोक से पूछा कि झारखंड में पेशा कानून लागू क्यों नहीं हो रहा है, तो ग्रोक का जवाब मिला, झारखंड में पेशा कानून यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 लागू न हो पाने के पीछे कई कारण है बताता है, जो राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक कारकों का मिश्रण है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहला बिंदु है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। झारखंड में पेशा कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकारों ने लगातार प्राथमिकता नहीं दिखाई है। यह कानून ग्राम सभाओं को जल, जंगल और जमीन तथा लघु खनिजों पर अधिकार देता है, जिससे बड़े कॉरपोरेट और औद्योगिक हित प्रभावित हो सकते हैं। कई बार राजनीतिक दलों ने इन हितों को प्राथमिकता दी, जिसके चलते इस कानून को लागू करने में देरी हुई। दूसरा पॉइंट बताता है कि कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएं। पेशा कानून को लागू करने के लिए राज्य को अपने मौजूदा कानूनों जैसे झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में संशोधन करना जरूरी है, लेकिन जेपीआरए और पेशा के प्रावधानों में कई विसंगतियां हैं। उदाहरण के लिए जेपीआरए में राजस्व ग्राम को आधार बनाया गया है, जबकि पेशा पारंपरिक ग्राम सभाओं को प्राथमिकता देता है। इन विसंगतियों को दूर करने में समय लग रहा है, साथ ही नियमावली बनाने की प्रक्रिया में बार बार बदलाव और देरी हुई है। तीसरा पॉइंट बताता है नियमावली पर असहमति। झारखंड सरकार ने 2023 में पेशा नियमावली का मसौदा जारी किया और जनता से राय मांगी, लेकिन आदिवासी संगठनों और बुद्धिजीवियों ने इसे पेशा की मूल भावना के अनुरूप नहीं माना। कई लोगों का कहना है कि ड्राफ्ट में ग्राम सभाओं को पूर्ण स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार देने में कमी की गई है। इस असहमति के कारण नियमावली को अंतिम रूप देना मुश्किल हो रहा है। मतलब आदिवासी संगठनों की भी इसकी देरी में भूमिका को ग्रोक आउटलाइन कर रहा है। चौथा पॉइंट बता रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी। केंद्र सरकार ने 1996 में पेशा कानून बनाया, लेकिन इसके नियम राज्यों को बनाने थे। झारखंड में यह प्रक्रिया धीमी रही। केंद्र ने कई बार राज्य को आर्थिक सहायता रोकने की चेतावनी दी, जैसे 15वें वित्त आयोग की राशि, पर यह दबाव भी प्रभावी नहीं रहा। पांचवा, आदिवासी समाज में जागरूकता और एकता का अभाव। कुछ क्षेत्रों में आदिवासियों को पेशा के प्रावधानों की पूरी जानकारी नहीं है। साथ ही विभिन्न आदिवासी संगठनों के बीच मतभेद भी देखने को मिलते हैं, जिससे एकजुट मांग कमजोर पड़ती है। उदाहरण के लिए 2018-19 में खूंटी जिले का पत्थरगढ़ी आंदोलन पेशा से जुड़ा था, लेकिन यह हिंसक हो गया और प्रशासन ने इसे दबा दिया। छठवां पॉइंट कह रहा है कि प्रशासनिक ढांचे की तैयारी न होना। पेशा कानून लागू करने के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त करना जरूरी है, लेकिन झारखंड में ग्राम सभाओं के पास न तो संसाधन है और न ही प्रशिक्षण। इसके बिना कानून को जमीनी स्तर पर लागू करना संभव नहीं है।
वर्तमान स्थिति के बारे में ये बता रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट ने जुलाई 2024 में सरकार को 2 महीने में नियमावली अधिसूचित करने का आदेश दिया था, लेकिन मार्च 2025 तक यह पूरी तरह लागू नहीं हुआ। हाल के दिनों में सरकार ने दावा किया है कि नियमावली कैबिनेट में भेजी जा सकती है, पर अभी भी इसे धरातल पर उतारने में कई बाधाएं हैं। संक्षेप में, झारखंड में पेशा कानून लागू न हो पाने का कारण है राजनीतिक अनिच्छा, कानूनी अस्पष्टता, प्रशासनिक देरी और सामाजिक आर्थिक हितों का टकराव। जो पूंजीपतियों के साथ टकराव की बात ऊपर में कहा है, इसे लागू करने के लिए सरकार को न केवल नियमावली बनानी होगी, बल्कि ग्राम सभाओं को मजबूत करने और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। ये तो ग्रोक अपनी तरफ से जो जानकारी दिया है, आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। सबों को धन्यवाद। जोहार।